नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। पिछले कई एपिसोडों में भी बताया गया था कि YouTube के बाद ये भारतीय अवाम ताकत दल संसाधन और अपने दल का तंत्र, मशीनरी, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का ये संगठित कर रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा, एक आध महीने का, और तब इसके साथ आप लोगों के बीच में आएगा। YouTube भी चलता रहेगा, हो सकता है कि उतना क्रमित रूप में नहीं, प्रतिदिन के रूप में नहीं, लेकिन वो भी चलता रहेगा और अधिक गतिविधि आप लोगों के बीच में आकर के उसको समझाने का रहेगा। तो उसी पंचायत के चुनाव के संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल का ये मानना है कि हमारे वो गांव गिराज के लोग जो अपने मत की कीमत इतनी गिरा चुके हैं या उसके महत्व को इतना भूल चुके हैं और अपनी मानसिकता को इस कदर बेच चुके हैं, उनको देखते हुए भारतीय अवाम ताकत दल को कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों के लिए वो जो ब्रिटेन से आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज आए थे भारत को गुलाम बनाने के लिए, उनकी क्या ज़रूरत है? ये तो पहले से ही गुलाम हैं, इनको कोई भी गुलाम बना सकता है। इनके लिए किसी ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज की जरूरत है ही नहीं।
ये पहले से गुलाम हैं, मानसिक गुलाम, जो अपने वोट की कीमत नहीं समझ सकता, इतना वैचारिक गुलाम है कि कुछ शराब पर, कुछ मांस पर, कुछ पैसे पर अपने इतनी कीमती वोट को बेच रहा है। खरीदार तो स्वार्थी होते ही होंगे। और एक चीज़ और स्पष्ट, और चूँकि साधन की कमी थी, एक बार मैं उन लोगों के बीच में भी जाकर के सवाल किया था। वो सवाल अब इसमें आप लोगों के सामने कह दे रहा हूँ। इस सवाल में जब इसके पहले जब चुनाव हुआ था पंचायत का 5 साल पहले, और कुछ ऐसा ही नज़ारा उसमें था, और उस नज़ारे के, यानी घनघोर नज़ारे के बीच में हालांकि कोई हिम्मत नहीं करता था, लेकिन मैं लोगों से पूछ के चला आया। दो चार मेरे साथी थे, उनके हालांकि वो साथी हमको मना कर रहे थे कि सब ऐसा मत करिए, काफ़ी यानी उपद्रव हो जाएगा। तो उपद्रव से घबराना नहीं है, अपनी सच्ची बात आप कह के आइए और उनके दिमाग को झकझोर के आइए, ऐसी बात नहीं है। तो इसके पहले जो उत्तर प्रदेश में जब इस तरह का चुनाव हो रहा, हालांकि जैसे जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का परिदृश्य है वह अन्य प्रदेशों में भी होगा, इसलिए उसके परिणाम पर कि ये इतनी बीजेपी जीत गई, इतने कांग्रेस जीत गया, उसका कोई मतलब नहीं है। वो कौन जीते हैं? समाज का जो गंदा तत्व है, समाज का जो कूड़ा करकट है, जो गुंडे मवाली हैं, वही आकर के हावी हो जाते हैं, यदि वो सीधे विधानसभाओं और लोकसभाओं में नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन संस्थाओं में वही समाज की गंदगी और वही समाज के कूड़ा करकट जो है आकर के हावी हो जाते हैं। ये तमाशा, ये नज़ारा देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश की बात मैं कह रहा हूँ कि 5 साल पहले जब ऐसी बात थी तो एक गांव में मैं गया था। हालांकि उस गांव का मैं नाम लूँगा, लेकिन इशारा समझिए। तो लोग हमको मना कर रहे थे, लेकिन अपनी बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत नहीं, हिम्मत तो कर दिखानी ही पड़ेगी। ज़रूरत आप समझिए कि आप जरूर कहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने उनसे 2-3 सवाल किया कि कोई आपको पैसा दे रहा है, कोई आपको मांस खिला दे रहा है, कोई आपको मदिरा पिला दे रहा है, और उसको आप अपना कीमती वोट बेच रहे हैं। पहले ये बताइए, उस पैसे से, मदिरा से, मांस से वो कितने वक्त का आपको आनंद मिलता होगा? उन्हीं के शब्दों में, कितने वक्त का आनंद मिलता होगा? कुछ घंटों का, या अधिक से अधिक 1 दिन का? लेकिन ये चुनाव कुछ घंटों या 1 आध दिन का नहीं है। ये चुनाव है 5 साल का, और 1 साल में 3 से 65 दिन होते हैं। और किसी साल में, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लीप ईयर, वो 366 दिन भी होते हैं। तो लीप ईयर को छोड़ दीजिए, मान लीजिए लीप ईयर को छोड़ दीजिए और 365 का ही हिसाब लगाइए। तो 365 गुणे 5 जब आप करेंगे तो 1875 दिन आएगा। मैं उन लोगों से यही सवाल किया कि कुछ घंटे या 1 आध दिन के आनंद के बदले 1875 दिन का नरक झेलना
ये किस बुद्धिमानी का परिचय आप दे रहे हैं? तैयार हैं इसके लिए? जो पैसे देकर के आपके वोट ले रहा है, जब ये प्रधान बन जाएगा और आपकी कोई जरूरत पड़ेगी, तब यही प्रधान कहेगा कि हमने तो पैसे देकर के आपका वोट लिया था, अब आपको जरूरत है हमसे काम कराने का, तो हमको पैसे दीजिए, तब आपका काम होगा। ऐसे प्रधान की आवश्यकता है आपको? इस तरह के कई सवालात मैंने किए और किसी के पास जवाब नहीं था। मैंने कहा कि निरुत्तर मत होइए, इसको मन में सोचिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं, और हम आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, हमारे बच्चे भी आने वाले हैं, उनको हम क्या देने वाले हैं, इसको सोचिए। सवाल इस बात का है, इस तरह का उनकी आत्मा को, उनके विचार को झकझोरने की आवश्यकता है। वहाँ भी आत्मा बसती है, लेकिन कौन झकझोरे, इसकी भी बहुत बड़ी एक भौतिक बेईमानी चली आ रही है। कोई भी इसको करने को तैयार नहीं है। बौद्धिक वर्ग का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अच्छा, इसी बीच ये बताना जरूरी है कि यह चुनाव आयोग को और इस भारत सरकार को, मोदी जी को मालूम था कि चुनाव होगा, लोग इकट्ठा होंगे, रैलियां होंगी, लोग, और कोरोना का कहर जो है बहुत बुरी तरह से बरपेगा। इस बेवकूफ चुनाव आयोग को मालूम था, और इस बेवकूफ प्रधानमंत्री मोदी को भी मालूम था, जिसको कि मालूम होना चाहिए कि लोगों की जान मोदी जी से अधिक, चुनाव आयोग से अधिक जरूरी है। इन दोनों बेवकूफ़ों को, चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री, इनको मालूम होना चाहिए कि जब लोग ही नहीं बचेंगे तो किस पर चुनाव तुम कराओगे, और किसको जीतोगे और किसको हरवाओगे। नंबर 1, अब तक सन 1952 से लेकर अब तक ये चुनाव आयोग क्या करता रहा है? इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ करके समाज का जो सबसे गंदा तत्व रहा है, कूड़ा करकट, तिकड़मी, अपराधी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, समाज के दुश्मन, उन्हीं को ला करके इस संसद में ठूसता रहा है। वो भले कहता रहे कि हम ये करते, मेरा कोई रोल नहीं है। और जब इसको रोकने में जब इसको रोकने में वो अक्षम नहीं है, वो सक्षम नहीं है, तो खुद सोचना, तो अपने अस्तित्व के विषय में वो खुद विचार करे। जनता तो विचार करेगी कि जो इसी काम के लिए है चुनाव आयोग, कि समाज का जो सबसे गंदा तत्व है, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी तिकड़मी हैं, जितनी जनता से झूठ बोलने वाले हैं, और जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी देशद्रोही हैं, और जितने भी समाजद्रोही हैं, यदि उन्हीं को ला करके इस संसद में भर देना है, और इसी उद्देश्य के लिए बना हुआ है जो ये चुनाव आयोग, तो अपने अस्तित्व के सवाल का जवाब खुद चुनाव आयोग ढूंढे। जनता तो जब ढूंढ लेगी तो इंतजाम भी कर देगी। तो इस पर भी चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए।
और इसीलिए कम से कम कोरोना शांत हो जाता और लोग सुरक्षित हो जाते, तब चुनाव होता। लेकिन नहीं, इसकी हैकड़ी चुनाव आयोग की नहीं, इसी वक्त चुनाव करवाना है। और उत्तर प्रदेश जैसे वहाँ पर जो मुख्य चुनाव अधिकारी बैठा है उसको यह कि नहीं पंचायत के चुनाव करवाने हैं। और इस संबंध में एक और भी बात बताना जरूरी था कि भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कुछ सिखाए पढ़ाए छूट भइये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बात कर रहे थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सिखाए पढ़ाए छूट भइये जो बात करते हैं भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी से, तो वो ये कह रहे थे कि यूट्यूब वाले सर जो है योगी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह का चुनाव क्यों करवा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि योगी महोदय, ये गांव का जो परिदृश्य है, गांव में जो पंचायत चुनाव का परिदृश्य है, क्या योगी जी को नहीं मालूम है? क्या इसी को लेकर उनको ढोना है? और उसके विषय में भारतीय जनता दल ने यह भी कहा था कि इस तरह का वातावरण को बिगाड़ने वाले सबसे अधिक जो है वो समाजवादी लोग हैं। इन समाजवादियों ने इन सपाइयों ने बहुत माहौल को चौपट किया हुआ है। गुंडई के बल पर, पैसे के बल पर जो है पंचायत के चुनाव को माने उसको हाईजैक करना, खरीद लेना, उनका ये रवैया रहा। वो वही हाल जो है वो बहुजन समाज पार्टियों का रहा है, इसके पहले वो कांग्रेसियों का रहा है। और इस तरह के माहौल में भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही है, वो भी इसी गंदी नाली में वो नहाती रही है। सवाल इस बात का कि योगी महोदय जो अपने को साफ सुथरा होने का दम्भ बरते हैं, क्या उसी यही गंदी नाली, गंदा नाला जो है हमारे उन गांव गिराज में बहता रहे सामाजिक स्तर पर, और उसमें से जितने भी सामाजिक गंदगी वाले तत्व जो है, वही गुंडा मवाली और असामाजिक तत्व जो है वो उस सिस्टम पर हावी हो जाएं, यही वो चाहते हैं योगी जी। तो इसके जवाब में सुनने को ये आया कि वो जो छुट भैये थे भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात कर रहे थे, कह रहे थे भाई कि यूट्यूब वाले सर क्या कर रहे हैं? अरे यदि हम ऐसा नहीं करते तो यही समाजवादी पार्टी वाले बहुजन समाज पार्टी वाले जो है हमारा जान खा जाते। अब सवाल ये उठता है कि योगी जी को जनता को देखना है, इस देश की जनता की भलाई को देखना है कि समाजवादियों को देखना है, समाजवादी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को देखना है, सपाइयों को देखना है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को देखना है। सवाल इस बात का उनकी प्राथमिकता क्या है? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, यह उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है। किसी भी शासक प्रशासक को जनता का मुंह देखना चाहिए।
जनता का मुंह देख करके तब कोई फैसला करना चाहिए। और जनता के आगे न कोई समाजवादी पार्टी है, न कोई बहुजन समाज पार्टी है, न कोई भारतीय जनता पार्टी है, न कोई जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस है जिसको आप लोग भ्रम से भूल से गलती से कांग्रेस कर रहे हैं, या भारतीय अवाम ताकत दल है। प्राथमिकता लोग हैं। उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारती भाई बहन हैं। यदि योगी महोदय अपने को इस देश की जनता का हितैषी के रूप में दिखाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों के प्रति यदि श्री योगी जी की भक्ति दिखाने का यदि दम्भ है तो उन आदरणीय भारतीय भाई बहनों के विषय में सोचें, उनका मुंह देखें। उनको कदापि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और या अन्य कोई पार्टी उसका मुख कदापि नहीं देखना चाहिए। यदि वो सच्चे रूप में उसके हितैषी और उसके भक्त हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी, योगी जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी ये वही मनसा पाले हुए हैं कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टियों ने, बहुजन समाज पार्टियों ने या इसके पहले कांग्रेसियों ने पंचायत के ऊपर अपने असामाजिक तत्वों को बिठाया हुआ था। यह भी अपने असामाजिक तत्वों को बिठाने के लिए ही वही मनसा पाले हुए हैं। तो ये कदापि जो है उत्तर प्रदेश की जनता के हितैषी हो नहीं सकते। योगी जैसे पाखंडी और नकली और धोखा देने वाले मुख्यमंत्री। देखिए, ये समस्या का आयाम बहुत बड़ा है। जनता, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो ये चुनाव के वक्त में जो इतना बड़ा अपराध कर रही है, जाने में अनजाने में, जाने में तो ज़्यादा जानबूझ कर रही है, उसको सही प्रेरणा देने की आवश्यकता है, सही रास्ते पर लाने की आवश्यकता है। और ये बहुत बड़ा काम है। चुनाव पंचायत का ही नहीं है, विधानसभाओं का ही नहीं है, लोकसभा का ही नहीं है, और भी जितने तरह के चुनाव होते हैं जिसमें जो कि चुनाव आयोग के द्वारा संचालित तो नहीं होते, और भी तमाम संगठनों के जो चुनाव होते हैं, व्यापारियों का चुनाव, वकीलों का चुनाव, छात्रों का चुनाव, तमाम हजारों किस्म के संगठन के चुनाव में ये सबसे बड़ा अपराध होता है। और इन चुनावों में वही जो तिकड़मी झूठ बोलने वाले अक्सर, दो एक अफवाह छोड़ दीजिए, उनका वर्चस्व होता है।
इस विषय में एक भारतीय जनता दल ने एक मानदंड यानी चार क्राइटेरिया वाला, 4 मानदंड वाला यानी पैमाना बनाया हुआ है और वो बोलता भी रहता है। लेकिन इसको हर एक भारतीय भाई बहन को समझाने की आवश्यकता है। लेकिन अब इसको समझाएगा कौन? एक बौद्धिक वर्ग है। बौद्धिक वर्ग की खुद अपनी समस्या है। देख, बौद्धिक वर्ग जो है इस देश का बहुत ही महत्वपूर्ण तबका है और इसमें अच्छी खासी भूमिका वो निभा भी सकता है और बहुत एक सुखद बात यह है कि जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बौद्धिक वर्ग से भी अब आना शुरू हो गई हैं भारतीय आम ताकत दल के पक्ष में कि नहीं भाई, ऐसा माहौल होना चाहिए। ये तो सुखद है। लेकिन वो जो हमारे वो भारतीय भाई बहन जो बौद्धिक वर्ग से आते हैं, वो जरा सा जो बौद्धिक वर्ग का जो बहुत बड़ा जो समाज है और किन बुराइयों से ग्रस्त है और किन बुराइयों के चलते उसकी वह पोटेंशियलिटी, उसकी वो उपयोगिता, उसकी वो क्षमता देश के काम ना आकर के देश के ऊपर एक लायबिलिटी, बहुत बड़ा बोझ बनी हुई है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। हालांकि इस पर कई वीडियो हम जारी करेंगे और वीडियो से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि आप कोई मीटिंग बुलाइए यदि हो सके, इसमें बौद्धिक वर्ग ही हो। बौद्धिक वर्ग से मतलब बौद्धिक वर्ग से जिसमें शिक्षा शास्त्री हों, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हों, प्रोफेसर हों, लेक्चरर हों, डिग्री कॉलेज के भी प्रिंसिपल हों और वकील हों, रिटायर्ड IAS वाले भी हों, रिटायर्ड जजेस भी हों, तमाम लोग हैं। उनके बीच यह स्पष्ट किया जाएगा कि कैसे अपने इस शेष जीवन को सार्थक बना करके जो सबसे बड़ा काम है, जनता को समझाना, सिखाना, प्रेरणा देना सही सोच के लिए, चुनाव के लिए, इस पर एक गहन परिचर्चा और गहन प्रेरणा के रूप में हम भाग ले सकते हैं। तो उन भारतीय भाई बहनों जिन्होंने भारतीय आम ताकत दल के विचार के पक्ष में अपना विचार व्यक्त किया है, ये उनको बताना जरूरी है कि बौद्धिक वर्ग एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मार्मिक तबका है भारतीय समाज का और बहुत उपयोगी हो सकता है। लेकिन अपने कई कमजोरियों के चलते, अपने कई बुराइयों के चलते वह इस देश के लिए एसेट न बन करके, एक संपदा न बन करके, एक संपत्ति न बन करके एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। अब ये भारतीय भाई बहन हमारे, जिनका अभी मैंने जिक्र किया है, बौद्धिक वर्ग से जिन्होंने भारतीय आम ताकत दल के पदाधिकारी से बात की थी, तो ऐसे कुछ अपवादों को छोड़कर, ये अपवाद है
जो अमूमन जो बौद्धिक वर्ग है, उस बौद्धिक वर्ग में आता कौन है, पल पल समझ जाइए। जिसमें जितनी ये ब्यूरोक्रेसी है, IAS, IPS, सेक्रेटरी, सचिव, ये पूरा इनका कुनबा, इनको कहा जाता है नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी। उसी प्रकार न्यायपालिका में बैठे जजेस, जस्टिसेस, न्यायमूर्तिगण, और शिक्षण संस्थाओं में बैठे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, चांसलर, लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर और शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट्स, एकेडमिशियंस और मीडिया में ये पत्रकार, जर्नलिस्ट, एंकर, और करस्पॉन्डेंट, संवाददाता, इस प्रकार और भी हैं, और भी स्तर में शिक्षक हैं। तो जो इस समय समस्या है, और जो ऊंचे किस्म के बौद्धिक वर्ग हैं, या ब्यूरोक्रेट हैं, या जस्टिसेस हैं, वो इस रोग से ग्रसित हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके घोर व्यक्तिगत स्वार्थी और घोर सुविधा भोगी, ये दो रोग जो है बहुत गहन रूप में उनको जकड़े हुए हैं। वो मुंह से कुछ भी बोलें, उनके मुंह से बोलने पर मत जाइए, जो उनका आचरण है उसे आप पहचान सकते हैं। घोर व्यक्तिगत स्वार्थी और घोर सुविधा भोगी। कुछ अपवादों को छोड़ करके इस तरह की समस्या बौद्धिक वर्ग के साथ लगी हुई है। और इसी कारण जो है, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो राजनीतिक वर्ग है, जो इस देश के लिए अभिशाप बना हुआ है, संसाधन को लूटने वाला, उनके साथ इनका गठजोड़ भी हो जाता है। यह भी एक समस्या है। और यह कोई समस्या आज की नहीं है। इसके विषय में सिर्फ भारतीय वाम ताकत दल या मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके विषय में चिंता हमारे विद्वानों ने भी की हुई है। हमारे स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में ही एक नमूना दिया था। उस नमूने को हर एक भारतीय भाई बहन, हर एक आदरणीय भारतीय भाई बहन और हर एक बौद्धिक वर्ग अपने दिल में बिठा के रखे। उन्होंने यही कहा था, The only hope is from the masses. The only hope is from the masses. The elite of this country is morally and physically dead. उन्होंने कहा कि जो दशा चल रही है देश की, उम्मीद सिर्फ जो है मासेस से है, आम आदमियों से है, आम भारतीयों से है। जो इलाइट वर्ग है, संभ्रांत वर्ग है, वह नैतिक रूप से अन्यथा अन्य रूप से मर चुका है। तो उसी इलाइट में आते हैं ये आपके बौद्धिक वर्ग।
और उसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इन बौद्धिक वर्ग के विषय में देखिए, बाबा साहब हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, हम लोग भी अभी जो कुछ 10-20 बौद्धिक वर्ग जो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से समर्थन बता रहे थे, ये सभी अपवाद में है। हम लोग भी इसी बौद्धिक वर्ग से आते हैं, इसलिए उसकी कमजोरी के विषय में खुले रूप में बताना जरूर भी मानते हैं। तो उसी प्रकार बाबा साहब भी बौद्धिक वर्ग से आने के बावजूद भी उसी बौद्धिक वर्ग की कमजोरी को बताने में बहुत आगे रहे। तो उनका ये कहना था कि वक्त के किसी भी मोड़ पर हमारे देश में विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। वक्त के किसी भी मोड़ पर हमारे देश में विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन उन विद्वानों के साथ कुछ अपवादों को छोड़ करके समस्या ये रही है कि जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से ईमानदार उतना नहीं रहा है। बहुत सही, बौद्धिक ईमानदारी का अभाव या बौद्धिक बेईमानी इस समय के बौद्धिक वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है। फिर से मैं कह दे रहा हूं, कुछ अपवादों को छोड़ करके बौद्धिक वर्ग की बौद्धिक ईमानदारी का अभाव या बौद्धिक बेईमानी जो है बौद्धिक वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए ये बौद्धिक वर्ग जो इतना मार्मिक भी है और इस देश के लिए बहुत बड़ी एसेट बन सकता है, संपत्ति बन सकता है, संपदा बन सकता है, और इसके पोटेंशियल को टैप करके उपयोग करके देश की इस बुराई को दूर किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। लेकिन आज वह एक एसेट बनने के बजाय लायबिलिटी बना हुआ है, बोझ बना हुआ है इस देश के ऊपर। और भी क्या क्या किन किन बुराइयों से ग्रसित है, और जब तक वो बुराइयों से रूबरू नहीं होगा, उसको ईमानदारी से मानेगा नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो तो जरूरत इस बात की है कि बौद्धिक वर्ग, और उसके विषय में भारतीय जनता दल ने स्पष्ट कहा कि बौद्धिक वर्ग को इकट्ठा करिए, और मैं खुद आऊँगा और इस बौद्धिक वर्ग जो दिशा से भटक गया है, बुराइयों से ग्रसित हो गया है, वो कैसे, यानी हम हमारे देश में जो इस तरह की बुराई चल रही है उसको दूर करने के लिए उसको कैसे एक सिस्टमेटिक ढंग से, प्रणालीबद्ध तरीके से और एक योजनाबद्ध तरीके से स्ट्रेटजिकली जो है उसको लगाया जा सके, वो चर्चा करेगा, प्रेरणा देगा, रास्ता बताएगा। बाकी चीज़ें बाद में, और इस पर सभी को गंभीर रूप से विचार करना होगा, गंभीर बनना होगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को इसे यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।